घुटना, कंधा या कमर, चाहे जैसा हो दर्द, डॉक्टर ऑर्थो आपको देता है दर्द से पूरी आजादी, एक भरपूर जिंदगी। नमस्कार, मैं हूं संदीप चौधरी। आज सबसे बड़ा सवाल में हम बात करेंगे आपकी, मेरी, आम आदमी की जिंदगी की कीमत की। सरकार की निगाह में दरअसल हमारी जिंदगी की कीमत कितनी है? और यह सवाल आज मैं क्यों पूछ रहा हूं? क्योंकि पिछले 1.25 साल से हम एक संक्रमण काल, एक आपदा काल, एक आपातकाल, कोरोना काल में जी रहे हैं। आप में, मुझ में से ऐसा कोई नहीं हो सकता जिसने अपनों को, अपने रिश्तेदारों को, दोस्तों यारों को, जानने वालों को कोरोना के इस राक्षस के सामने दम तोड़ते ना देखा हो। ताजा आंकड़ा मौतों का मैं बता रहा हूं, संक्रमण का आंकड़ा अब काबू में आ रहा है। पर न्यूज़ 24 एक जिम्मेदार प्लेटफॉर्म है, हम आपको फिर आगाह करेंगे, नसीहत देंगे। एहतियात जरूर बरतिए, बेलगाम घोड़े ना बनिए। पर मैं मौत के आंकड़े की बात कर रहा था। 3,88,135 लोगों की मौत हुई है। परिवार बिखर गए, उजड़ गए। बच्चे मां बाप के बिना रह गए। परिवार की रीढ़ की हड्डी बहुत जगह टूट गई। हमेशा के लिए परिवार तितर बितर हो गया है। और ये तो आधिकारिक आंकड़े हैं। हकीकत क्या इससे और भयावह है, उस पर भी मैं बात करूंगा। लेकिन आज चर्चा हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि शनिवार को देर रात सुप्रीम कोर्ट में सरकार ने एक हलफनामा दाखिल किया। 187 पेज का यह हलफनामा है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही थी कि जो लोग मारे गए हैं उनको मुआवजा दिया जाए, 4 लाख रुपए का मुआवजा। और देश में एक डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 की है। इसका सेक्शन 12 जो है, उसमें जब भी आपदा आती है, जैसे बाढ़ आ गई, भूकंप आ गया, ओलावृष्टि हो गई, तो सरकारें, आपने देखा होगा, अपनी तिजोरी खोल देती हैं और मुआवजे का, राहत का ऐलान किया जाता है। उसी के तहत यह सुनवाई चल रही थी कि जो लोग मारे गए हैं कोरोना काल में, कोरोना के चलते जो मारे गए हैं, उन्हें 4 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाए। सरकार ने 187 पेज के अपने हलफनामे में कहा कि यह हमारे बस की नहीं है, सरकार यह मुआवजा नहीं दे सकती। 12 ऐसी आपदाएं हैं जिसमें मुआवजा दिया जाता है। लेकिन सरकार का यह तर्क है कि सभी कोरोना पीड़ितों को मुआवजे का भुगतान राज्यों के वित्तीय सामर्थ्य से बाहर हो जाएगा। कंगाल हो जाएंगे सब राज्य, ठप हो जाएगा सारा काम। कोरोना में प्राकृतिक आपदाओं के लिए मुआवजे को लागू करना उचित नहीं। यह तो कुदरत का कहर आ जाए तो हम पैसा दे देंगे, यह महामारी आ जाए तो हम पैसा नहीं दे सकते। सरकार का खर्च वैसे ही बढ़ा हुआ है, आमदनी कम है। मुआवजे के लिए संसाधनों का उपयोग स्वास्थ्य व्यय को प्रभावित कर सकता है। कि सरकार खर्च कर रही है, हॉस्पिटल्स में खर्च कर रही है, 80 करोड़ लोगों को अनाज दे रही है, वहां पर दिक्कतें आ जाएंगी। अब यह सरकार का जो तर्क है, यह तो हकीकत है, मंदी का दौर है, सरकार के पास पैसों की कमी है, इसीलिए पेट्रोल और डीजल के दाम भी सरपट भाग रहे हैं। ये एक उदाहरण दे रहा हूं मैं आपको। लेकिन इसमें दिलचस्प बात क्या है, पिछले साल जब कोरोना ने दस्तक दी, यह संक्रमण फैलने लगा, महज 100 लोग संक्रमित थे। यह मैं 14 मार्च की बात कर रहा हूं, 2020 की, और 2 लोगों की मौत हुई थी। तो केंद्रीय गृह मंत्रालय ने एक नोटिफिकेशन जारी की थी कि जिन जिन की कोरोना में मौत होगी उन्हें 4 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाएगा। यह केंद्रीय गृह मंत्रालय ने नोटिफिकेशन जारी की थी।
और 14 मार्च तारीख भी अहम है, क्योंकि आपको याद होगा देश में पहला लॉकडाउन की घोषणा 24 मार्च को की गई थी। इस नोटिफिकेशन के 10 दिन बाद तो सवाल यह भी उठता है कि क्या सरकार को अंदाजा हो गया था 14 मार्च को ही कि मौतों का आंकड़ा बहुत ही भयावह होने वाला है, और ऐसे में 4 लाख का मुआवजा देने लगे तो अर्थव्यवस्था ठप हो जाएगी। अब जहां तक अर्थव्यवस्था ठप होने की बात है, तो यहां पर एक और आंकड़ा आपको बता दूं। साल 2020-21 के लिए सभी राज्यों को, एक होता है एनडीआरएफ और एक होता है एसडीआरएफ, नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फंड और स्टेट डिजास्टर रिस्पांस फंड, और केंद्र जो एसडीआरएफ होता है, क्योंकि राज्य मुआवजे का ऐलान करते हैं, 75% योगदान केंद्र का होता है सामान्य राज्यों में, और स्पेशल कैटेगरी के जो राज्य हैं जैसे कि सिक्किम, हिमाचल, उत्तराखंड, वहां पर 90% योगदान केंद्र सरकार का होता है। और 2020-21 में कितना पैसा आवंटित किया गया? 22,184 करोड़। सरकार कह रही है हमने 4 लाख रुपए दिए लोगों को मुआवजे के तौर पर, ये सारे पैसे खर्च हो जाएंगे। मैंने कैलकुलेशन की, थोड़ा गणित किया, 3,88,135 लोगों की मौत 4 लाख रुपए से गुणा करो तो ये 15,525 करोड़ रुपए ये बनते हैं। 15,525 करोड़ अगर सभी को मुआवजा दिया जाए। अब केंद्र ने जब यह हलफनामा दाखिल कर दिया है, राज्य सरकारों ने बहुत जगह, बहुत राज्य सरकारें मुआवजा दे रही हैं, क्या वो यकायक या अपने आप ही बंद हो जाएगा? अब यह बहुत ही एक डेलिकेट सा सवाल है। जहान बहुत जरूरी है, अर्थव्यवस्था को बचाकर रखना है। सरकार के पास कोई जादुई छड़ी नहीं है कि एबरा कडाबरा किया और पैसे आ गए। पैसे आपसे मुझसे ही लिए जाते हैं, उसी से सरकार खर्च करती है। 35 लाख करोड़ रुपए इस साल सरकार खर्च करेगी विकास के मुद्दों पर, आधारभूत ढांचे पर, सड़क बनाने के लिए, अस्पताल, टीकाकरण पे भी बहुत ही गंभीर टिप्पणी की थी सुप्रीम कोर्ट ने, आपको ध्यान होगा। इर्रेशनल और आर्बिट्ररी, तर्कहीन और मनमानी करार दिया था सरकार की इस नीति को कि टीकाकरण के लिए पैसे लिए जाएंगे 18 साल से 44 साल की उम्र के लोगों के लिए। फिर बाद में अब मुफ्त टीकाकरण किया जा रहा है, उसमें भी पैसे खर्च होते हैं, लेकिन पहले सरकार उसमें भी आपकी जेब से पैसा लेना चाह रही थी, यह भी एक हकीकत है। अब जहान बचाना जरूरी है, लेकिन जान नहीं बचेगी तो जहान कैसे चलेगा अगर परिवार बर्बाद हो गए। पिछले साल 20,97,000 करोड़ रुपए का एक लिक्विडिटी स्टिमुलस दिया था मई के महीने में। 5 दिन लगातार वित्त मंत्री और वित्त राज्य मंत्री निर्मला सीतारमण और अनुराग ठाकुर आए थे देश के सामने। लेकिन इस साल आम आदमी की जेब में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर जो त्राहिमाम कर रहा है, नौकरियां घट रही हैं, तनख्वाहें कट रही हैं, 23 करोड़ लोग गरीबी रेखा से नीचे चले गए हैं, 97% लोग कहते हैं उनकी आमदनी घटी है। तो यहां पर आम आदमी के लिए परेशानी का सबब और सरकार के लिए भी परेशानी का सबब। लेकिन सरकार तो हमसे ले सकती है, टैक्सेस ले सकती है। आम आदमी का परिवार उजड़ने के कगार पर आ जाए तो वो किससे ले? या ये मैंने पहले भी उदाहरण दिया है, जैसा कि बसों में, अगर आपने बस में पहले सफर किया हो तो बसों में वो तख्ती पर लिखा होता है सवारी अपने जान और सामान के लिए खुद जिम्मेदार है। तो क्या देश का नागरिक अपनी जान और अपने जहान, अपने परिवार के लिए खुद ही जिम्मेदार है? वी आर अ वेलफेयर स्टेट। सरकार की भी कोई जिम्मेदारी होती है क्या? और जहां तक बात आती है 3,88,135 करोड़ के आंकड़े की, मौतों की,
यहां पर भी यह आंकड़ा एक्यूरेट है क्या, सटीक है क्या? इसकी मैं एक वानगी देता हूं, 5-6 राज्यों का मैं जिक्र करूंगा। कर्नाटक में कोविड से मौत का जो आंकड़ा है, जो बताया जा रहा है, पिछले साल या उससे पिछले साल जितनी मौतें सामान्य टाइम में जितनी मौतें होती हैं उससे 6 गुना ज्यादा मौतें हुई हैं यह कर्नाटक में। तमिलनाडु में एक्सेस डेथ्स ओवर 4 टाइम्स। कोलकाता में 4 गुना ज्यादा। गुजरात में 33 जिलों और 8 निगमों में 71 दिनों में 1,23,000 डेथ सर्टिफिकेट जारी किए गए, लेकिन सरकार कह रही है सिर्फ 4,218 की ही कोरोना से मौतें हुई। उत्तर प्रदेश में आप देखिए, कानपुर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन अप्रैल 2021 डेथ सर्टिफिकेट जारी हुए 3,026 लोगों को, मई में 1,499 लोगों को, जबकि 2020 में यह आंकड़ा इससे ज्यादा था। यह मतलब अपने आप में क्यूरियस केस है। तो अभी तो यह नहीं मालूम कि 3,88,000 लोगों की मौत हुई है या बहुत ज्यादा इससे ऊपर आंकड़ा है और अंडर रिपोर्टिंग हो रही है। और यहां पर अभी मुआवजे का भी खेल चल रहा है। ऐसे में कांग्रेस के अध्यक्ष रह चुके राहुल गांधी, उन्होंने सरकार पर फिर से निशाना साधा है, हमला बोला है। ट्वीट कर रहे हैं, जीवन की कीमत लगाना असंभव है। सरकारी मुआवजा सिर्फ एक छोटी सी सहायता होती है, लेकिन मोदी सरकार यह भी करने को तैयार नहीं। कोविड महामारी में पहले इलाज की कमी, फिर झूठे आंकड़े और ऊपर से सरकार की क्रूरता। तो ऐसे में आज का सबसे बड़ा सवाल, आम आदमी की जिंदगी की कीमत 4 लाख रुपए भी नहीं, और आपकी जान और जहान आपके हाथ में है। चर्चा में मेरे साथ बीजेपी की राष्ट्रीय प्रवक्ता, अर्थव्यवस्था को भली भांति समझती हैं, संजू वर्मा, कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता एंड फॉरमोस्ट बिजनेस जर्नलिस्ट रह चुकी हैं देश की, सुप्रिया श्रीनेट, जेडीयू अहम घटक है मोदी सरकार की, साझा सरकार चला रहे हैं, बिहार में मुआवजे का ऐलान भी किया था, इसके बाद क्या होगा यह मैं जानूंगा। डॉक्टर सुनील सिंह पेशे से डॉक्टर हैं, कोरोना महामारी से भली भांति वाकिफ हैं। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता घनश्याम तिवारी मेरे साथ हैं। देश के जाने माने अर्थशास्त्री प्रोफेसर अरुण कुमार और याचिकाकर्ता, इस मामले में याचिकाकर्ता गौरव बंसल भी चर्चा में जुड़ चुके हैं। तो संजू, क्या आम आदमी की कीमत, आम आदमी की जान की कीमत 4 लाख रुपए भी नहीं है? संदीप जी, मैं पहले तो यह बताना चाहती हूं कि मान लो 3,85,000 नहीं, मान लो लगभग, मान के चलते हैं, राउंड फिगर करते हैं, 4 लाख लोगों की मौत हो चुकी है। ओके, और ये मान के चलते हैं कि सरकार मंजूर हो जाती है, मंजूरी दे देती है कि जिसको भी कोविड महामारी की त्रासदी के चलते जिसके घर में मौत हुई है उसके नेक्स्ट ऑफ किन को हम 4 लाख रुपए देते हैं। ठीक है, पहली बात तो यह संदीप जी, बुरा मत मानिए, आपने अपने शो में इतना कुछ कहा पर आपको आंकड़ों की बिल्कुल भी जानकारी नहीं है और आपकी अरिथमेटिक बहुत ज्यादा कमजोर है। आपने कहा, मान लो, सुनिए अभी ध्यान से, मुझे टोकिए मत, एक मिनट आपके दर्शकों को मैं बताना चाहती हूँ आपको आंकड़ों की जानकारी क्यों नहीं है। मान लो 4 लाख लोगों की मौत हो गई है और हर किसी को 4 लाख रुपए दिए जाते हैं, इसका मतलब होता है सरकार को अपने राहत कोष से 16 लाख करोड़ का भुगतान करना पड़ेगा। सुन लीजिए दर्शकों, 16 लाख करोड़। और संदीप चौधरी ने इंट्रोडक्शन में क्या कहा था? 15,525 करोड़। आपको क्या 15,525 और 16 लाख करोड़ के बीच का अंतर नहीं मालूम? आपको इतना भी नहीं मालूम कि 4 लाख लोगों को यदि हर किसी को 4 लाख रुपए दिए जाएं तो उसका टोटल होता है 16 लाख करोड़।
ना कि 15,000 कहां से गणित लेकर आई है संजू करोड़ वर्मा? जैसा कि आप कह रहे थे। आप अर्थव्यवस्था की बड़ी अच्छी जानकार हैं। सीधा उदाहरण देता हूं, 1 करोड़ लोगों की फर्ज कीजिए नहीं, मौत अभी हो गई। मुझे खत्म अरे करने सुनिए दीजिए। ना, सुनिए Sorry, मुझे बोलने सुनिए। दीजिए। नहीं नहीं, गलत आंकड़े मुझे बोलने के लिए खत्म थोड़ा करने बिठाया है दीजिए अपनी आपको। 1 करोड़ लोगों की मुझे मौत अपनी हो जाए, बात सिर्फ खत्म मुझे करने रखिए स्क्रीन दीजिए। पर। दर्शकों, सिंपल गणित है। 1 करोड़ लोगों की मौत हो जाए, सबको 4 लाख रुपए मिलते हैं। आंकड़ा कितना होता है? 4 लाख करोड़। सिंपल। आगे बताइए संजू जी। वाह, जब आपको अपनी बात कहनी थी तो आपको आपने अलग से स्क्रीन पर रखा। अभी मुझे सुनिए आप ध्यान से। सिर्फ संजू को स्क्रीन पर रखिए भैया। 1 करोड़ लोगों जी। को 4 लाख रुपए मुआवजा मिले तो 4 लाख करोड़ होता है कि नहीं? तो 4 करोड़ लोगों को 4 लाख का मुआवजा दे रही हैं। गला फाड़कर आप कह रही हैं 16 लाख करोड़ हो गया आंकड़ा। बताइए कैसे हुआ? एक मिनट, आप शायद भूल रहे हैं। 4 लाख लोगों को 4 लाख लोगों को हर किसी को 4 लाख रुपए मिलेंगे। करेक्ट। और ऊपर से याचिका में क्या कहा गया? अब ऊपर से नहीं है। पहली बात ये मानिए कि आपका गणित गलत था, थोड़ा जल्दबाजी में 1 0 ज्यादा लगा गई। नहीं, मेरा गणित गलत नहीं है संदीप जी। यदि सरकार 16 लाख करोड़ देगी ना, 16 लाख करोड़ बनता ही नहीं है आंकड़ा। 8% आंकड़ा ही नहीं बनता 16 लाख करोड़। का मतलब 22,184 करोड़ तो एसडीआरएफ को आवंटित किया गया है। सरकार अपने हलफनामे में कह रही है ये पैसा खत्म हो जाएगा। सरकार भी मान रही है अपने हलफनामे में। अब आप एक नई जानकारी, एक गलत गणित को यहाँ पर प्रोजेक्ट कर रही हैं। चलिए बात जारी रखिए। सच बोलने में विश्वास नहीं, झूठ नहीं, वो सीधा गणित बता दिया। चलिए आगे चलिए। मुझे एक चीज बताइए संदीप जी, भारत सरकार का टोटल डायरेक्ट टैक्स रेवेन्यू कितना था पिछले साल? 9.5 लाख करोड़। भारत सरकार का इनडायरेक्ट टैक्स रेवेन्यू कितना था पिछले साल? 11.25 लाख करोड़। तो मान के चलते हैं लगभग 20-20.5 लाख करोड़ सरकार का टोटल डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्स रेवेन्यू था। अभी यदि उसका 70-80% सिर्फ राहत कोष से, कोरोना से 70-80 नहीं है, आपका आंकड़ा गलत है संजू। इनको दे दिया जाए। आपका आंकड़ा गलत है। 15,525 करोड़ रुपए लगेंगे। सरकारी कोष का दिवालिया निकाला जाए, आप ये चाहते हैं? मुझे एक बात बताइए, 1 मिनट चुप रहिए। जब बाकी बोलते आप चुप रहते हो, मेरी बात सुनने की आप में हिम्मत नहीं। मुझे एक बात बताइए, आपने अभी अपने एग्जाम्पल में, शुरुआत के इंट्रोडक्शन में, आपकी जो फितरत है, आपने एग्जाम्पल दिया तमिलनाडु का, कर्नाटका का। आज तक गुजरात का दिया, उत्तर प्रदेश का दिया, महाराष्ट्र में कितने लोग मर चुके हैं? हाँ, तो गलत हो रहा है ना। लोगों से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। हाँ, ठीक है, ये चलिए माना आपने। अभी मैं आपको बताना चाहती हूँ, और बड़े ध्यान से सुनिए। महाराष्ट्र मैं हमेशा ध्यान से सुनता हूँ। हाँ, जनवरी 2021 में भंडारा के एक अस्पताल में 12 न्यू बॉर्न बेबीज जलकर झुलस कर मर गए। क्यों? क्योंकि वहां पर बेसिक फायर सेफ्टी इक्विपमेंट जो देवेंद्र फडणवीस की सरकार ने 2017 में अप्रूव किया था, उद्धव ठाकरे ने फायर सेफ्टी इक्विपमेंट नहीं लाया। फिर मार्च 2021 में एक मॉल के अंदर 4थे माले पर कोविड के पेशेंट से 12 लोग झुलस कर मर गए। अप्रैल 2021 में तो इन्हें मुआवजा मिलना चाहिए कि नहीं? कुल मिलाकर 60 लोग मर गए। मैं एक चीज बताना चाहती हूँ, मुआवजा मिलना चाहिए ना। एसडीआरएफ भी तो सरकार ही देगी ना। केंद्र 75% देती है जनरल स्टेट्स को। वापस नागपुर में अस्पताल में आग लगी, 20 लोग मर गए। तो कुल मिलाकर 100-200 लोग तो ये 14 मार्च को सरकार ने, गृह मंत्रालय ने जो नोटिफिकेशन जारी की थी कि हम 4 लाख रुपए कोरोना मौतों में देंगे, उसे वापस क्यों ले लिया? सरकार ने नोटिफिकेशन जारी की थी। लॉकडाउन से 10 दिन पहले सरकार ने नोटिफिकेशन जारी की थी। उनको, आप एक मिनट चुप हो जाइए, या तो आप सवाल पूछिए या जवाब दीजिए। मैं सवाल पूछ रहा हूँ, जवाब नहीं दे रहा हूँ। जवाब देने के लिए आप है। अरे चुप रहिए, आपका काम है सवाल पूछना, जवाब सवाल पूछ रहा हूँ ना। सुनिए एक मिनट, मैंने आपको बोला भंडारा, भांडुप, ठाणे, नागपुर, पुणे, ये सब जगह इनको मिलना चाहिए ना मुआवजा। कोरोना महामारी की तो बात ही नहीं कर रही, एक्सीडेंट के चलते अभी कोरोना महामारी की बात हो रही है ना। हर किसी
को मुआवजे 14 मार्च को गृह मंत्रालय ने नोटिफिकेशन जारी की कि 4 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाएगा। 10 लाख। महाराष्ट्र उस वक्त 2 मौतें हुई थी। 76 साल का एक आदमी कर्नाटक में मरा और 69 साल की एक महिला की मौत हुई दिल्ली में। आपकी प्रॉब्लम क्या है संदीप जी? कांग्रेस के प्रवक्ता यहाँ बैठे हैं, अभी तो उनके पास गया भी नहीं। बनने का काम छोड़ दीजिए, अभी तक तो गया भी नहीं। करिए कांग्रेस के प्रवक्ता। अभी तो आप ही से मुखातिब हूँ संजू, आपसे आपके गलत गणित से मुखातिब हूँ। बनने की इतनी आपको जल्दी क्यों है? आराम से सुनिए। तो सवाल का जवाब दीजिए ना। तीसरी बार सवाल पूछ लिया मैंने, सवाल का जवाब नहीं दे रही। उद्धव ठाकरे सरकार ने कुछ नहीं किया। मोदी सरकार ने सब लोगों को राहत कोष में पैसे दिए, तो क्या राज्य सरकारों की कोई जिम्मेदारी नहीं? राज्य सरकारों को 75% योगदान। बिल्कुल सही सवाल उठाया है। डॉक्टर सुनील सिंह को स्क्रीन पर लाइए। डॉक्टर सुनील सिंह, राज्य सरकारों की जिम्मेदारी है। बिहार ने भी कोरोना के चलते हुई मौतों पर मुआवजे का ऐलान किया है, पर आपके पास पैसा केंद्र सरकार ही देती है ना। गलत जानकारी तो नहीं दे रहा मैं। 75% योगदान एसडीआरएफ में केंद्र सरकार देती है। वही 22,184 करोड़ सारे 28 राज्यों को दिए गए हैं। अब सरकार कहती है हम पैसे नहीं देंगे, तो आप राहत दे पाएंगे? आप मुआवजा दे पाएंगे क्या? संदीप जी, पहले आप पर जिस प्रकार के आक्षेप लगे, मैं उससे अग्री नहीं करता, मैं उससे सहमत नहीं हूं। आप एक बड़े निष्पक्ष पत्रकार हैं और आप पर आक्षेप नहीं लगने चाहिए। रह गया बिहार का बात, तो बिहार में हम कोविड डेथ पर एक्स ग्रेशिया 4 लाख दे रहे हैं, और ये 4 लाख देने की प्रक्रिया काफी सरल रखी है। और नहीं, आप दे रहे हैं, पर अब केंद्र से मदद नहीं मिलेगी तो आप दिक्कत में आएंगे। सवाल मेरा बिल्कुल सीधा है। केंद्र से मिलता है ना 75% योगदान, केंद्र ने हाथ खड़े कर दिए। नहीं, केंद्र को देखिए, केंद्र को हम उनको कन्विंस करेंगे। दूसरी बात, केंद्र के हलफनामे में एक पॉइंट था, वो केवल सीधा नो नहीं था, वो पॉइंट था कि एग्जीक्यूटिव का मैटर एग्जीक्यूटिव को डिसाइड कर दीजिए। कार्यपालिका कहा है ना हम मुआवजा नहीं दे पाएंगे। और जो 14 मार्च की मैं बात कर रहा हूं, पिछले साल जो नोटिफिकेशन गृह मंत्रालय ने जारी की, उसके बाद उसे रिवाइज किया गया और उसके अंदर मॉनेटरी असिस्टेंस यानी कि पैसे की मदद का जिक्र हटा दिया गया। संदीप जी, हमारा स्पष्ट मानना है कि केंद्र सरकार राज्य सरकार को 4 लाख रुपए का मुआवजा देना चाहिए। इसके लिए हमारा जो बिहार राज्य सरकार केंद्र सरकार को कन्विंस करेगी। और केंद्र सरकार के हलफनामे में सीधी सीधी बात नहीं है, एक पॉइंट था, मैं फिर कहता हूं कि कार्यपालिका का मैटर कार्यपालिका को छोड़ी जाए, न्यायपालिका उस पर डिसाइड न करे। नहीं, तो मैं ये मानता हूं, ये मैं दिक्कत समझता हूं डॉक्टर सुनील सिंह। मैं ये मानता हूं कि कार्यपालिका न्यायपालिका की डिबेट में मैं जाना नहीं चाहता। ये कोरोना काल है, ये मंदी का दौर है। शुरुआती संबोधन में भी कहा मैंने, भाई सरकार के पास कोई जादुई छड़ी नहीं है। मैंने यही शब्दों का इस्तेमाल किया कि एबरा कडेबरा किया और पैसों की बरसात होने लगी। हमारा खर्च बढ़ रहा है, आमदनी कम है, यह बात बिल्कुल सही है। तो ऐसे वक्त में फिर कोरोना के लिए मुआवजा क्यों? फिर तो बाढ़ के लिए या भूकंप के लिए, किसी भी चीज के लिए मुआवजे को खत्म कर दो। डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट में है ना, ये 12 चीजों का जिक्र है ना, तो उसे खत्म कर दो कि महामारी का काल है, अभी हम मुआवजा नहीं दे पाएंगे। मैं मानता हूं कि परिस्थिति विषम है, पर यह भी स्पष्ट है कि माननीय नीतीश कुमार जी का यह कहना है कि आपदा पीड़ितों का, विपदा पीड़ितों का सरकारी कोष पर पहला अधिकार है, और इसलिए विपदा पीड़ित, कोरोना से मौत होने वाले विपदा आपदा पीड़ित हैं, और उनको, और अभी तो सही आंकड़ा भी हमें नहीं पता। ये 3,88,135 लोग ही हैं या आंकड़ा कहीं ज्यादा है? आंकड़ों की अंडर आप तो रिपोर्टिंग डॉक्टर हैं, मुझसे बेहतर जानते हैं। आंकड़ों की अंडर रिपोर्टिंग न हो, इसमें भी एक्स ग्रेशिया मदद करेगा, क्योंकि एक्स ग्रेशिया के लिए लोग उसको रिपोर्ट करेंगे। हमारी जो राज्य सरकार है, हमारी राज्य सरकार जो है, वो कभी भी किसी मायने में मौतों को छुपाना नहीं चाहती है। आप देखे होंगे लाख इतनी बातें चली, मगर हमने अपने मौत के आंकड़ों को खुद रिवाइज किया, क्योंकि हमारी मंशा थी कि एक एक पीड़ित के घर वाले को मुआवजा मिले। तो मुआवजा भी एक कारण है कि जिसके कारण अंडर रिपोर्टिंग नहीं होगी। मैं फिर कह रहा हूं कि मुआवजा पर अब आप कोरोना पीड़ित या आपदा पीड़ित लोगों का पहला अधिकार कोष, राजकीय कोष पे है। ठीक है, गौरव बंसल, आप याचिका करता हैं, जो सुनील सिंह कह रहे हैं, क्या ऐसे ही हुआ है अदालत में कि सिर्फ एक पॉइंट रेज किया है सरकार ने कि हम नहीं दे पाएंगे? ऐसे कुल मिलाकर मना नहीं किया है।
क्योंकि मना करने का साफ मतलब यह निकलता है कि एसडीआरएफ में फंड नहीं आ पाएंगे, आप कोरोना के चलते हुई मौतों में मुआवजा नहीं दे पाएंगे। यही निकलता है या मैं गलत रीड कर रहा हूं? देखिए, इसमें इनका पैरा नंबर 54 है, 54, उसमें क्लियरली लिखा हुआ है इस चीज को कि हमारे पास अगर हम ऐसे पैसे देने लगे तो फिर हमारा जो स्टेट का जो फंड है वो ड्राई अप हो जाएगा। वो जो शब्द यूज करा गया है वो ड्राई अप यूज करा गया है कि खत्म हो जाएगा, सूख जाएगा, अकाल पड़ जाएगा। ये बात है। मगर साथ में एक और इंपॉर्टेंट बात मैं ये कहना चाहूंगा यहां पर आपके माध्यम से कि सरकार ने फिर साथ में ये भी कहा है कि अगर हम ऐसे देंगे तो जितनी भी हम परिस्थिति से आज लड़ रहे हैं तो वो पैसा नहीं आ पाएगा। तो इसी कारणवश हम इस पैसे को यहां पे ना लगा के परिस्थिति से लड़ने में लगा। हाँ, स्वास्थ्य सुविधाओं यहां पर हमारा ये की बेहतरी के लिए, इलाज के लिए आर्ग्यूमेंट रहा है कि आप जी मगर हमारा यहां पर सिंपल सा एक बहुत ही सिंपल सा एक आर्ग्यूमेंट है कि आप कानून को पिक एंड चूज नहीं कर सकते, कि पिक एंड चूज की पॉलिसी नहीं रह सकती। आपको एक रीजनेबल अमाउंट प्लस एक रिस्पेक्टफुल अमाउंट देना ही होगा। तो इसी चीज को लेके हमने लड़ाई लड़ी है। एक और चीज मैं आपके समक्ष रखना चाहूंगा। एक सेकंड गौरव, देखिए, एक चीज बताइए, करोड़पति अगर कोई है, हाँ मैं इसी पर आ रहा था। एक सेकंड मेरा सवाल सुन लीजिए। देखिए, 3,88,000 जो लोगों की मौत हुई है, सबको मुआवजे की जरूरत भी नहीं, पर क्या सरकार ने, या जब सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हो रही थी ये बात सामने आई, बहुत से लोगों की परिवार की रीढ़ की हड्डी टूट गई, अकेला कमाऊ आदमी चला गया, वो तो आइडेंटिफाई कर सकती है ना सरकार। जरूरी नहीं इन 3,88,000 को दो, पर क्या पता 50,000 ऐसे लोग हैं या 1 लाख ऐसे लोग हैं, उनकी जिंदगी खत्म हो गई, सड़कों पर आ गए, उनको तो दिया जा सकता है ये मुआवजा कि नहीं? इस पर चर्चा हुई कोई? सर जी, यही चीज हमने कहा है। पूरी पेटिशन का बेस ही ये है। हम कहीं नहीं कह रहे हैं कि सबको दो। देखिए, अगर कोई करोड़, देखिए जान का कोई कीमत नहीं लगाई जा सकती, पहली बात। मगर हाँ, किसी करोड़पति फैमिली में अगर किसी जान जा रही है तो वाकई में बहुत दुखद है, मगर उसको उस 4 लाख रुपए की जरूरत नहीं है। मगर यही चीज अगर किसी बीपीएल फैमिली में, बिलो पॉवर्टी लाइन में हो रहा है, या फिर किसी फ्रंटलाइन वर्कर के साथ हो रहा है, तो मेरा यह मानना है कि सरकार की मॉरल ड्यूटी है प्लस लीगल ड्यूटी है डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के अंतर्गत। फ्रंटलाइन वर्कर की आपने बात की, देखिए डॉक्टर्स को तो बीमा मिल रहा है, और मेरी जो जानकारी है, 1 मिनट गौरव, डॉक्टरों को तो बीमे की ये राशि मिल रही है, फ्रंटलाइन वर्कर्स में पैरामेडिकल स्टाफ और बाकी लोग भी आते हैं, उनको क्या मिल रही है? नहीं मिल रही है। गलत कह रहा हूं मैं? नहीं, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। देखिए, फ्रंट लाइन वर्कर में इन्होंने सिर्फ हेल्थ वर्कर को रखा है। हमारी यहां पे भी ऑब्जेक्शन है कि आप सिर्फ हेल्थ वर्कर को नहीं रख सकते। आज के समय में क्या हुआ है कि अपनों ने बॉडी को डिस्पोज करने से, या अपनों ने बॉडी को क्या कहते हैं, जी मैं कहना चाह रहा हूं कि अपनों ने ही बॉडी को छूने से मना कर दिया। तो ऐसे टाइम पे जो एक शमशान घाट में काम करने वाला है उसने मुखाग्नि दी है, और जब उसने मुखाग्नि दी है तो पता लगा है कई केसेस ऐसे हुए निगम बोर्ड में कि वहां पे उसकी जान चली गई है कोविड के कारण। तो ऐसे आदमी को तो आपको देना ही चाहिए। यही चीज आज सरकार ने भी माना ड्यूरिंग तो इसीलिए मैं लगातार मेंटेन कर रहा हूं, ये बहुत ही संवेदनशील मुद्दा है, ये डेलिकेट क्वेश्चन है। पर सुप्रिया श्रीनेट, सरकार के पास क्या खजाने का अंबार है? पूरा खोल दो जी, पैसे दे दो जी। राहुल गांधी कहते हैं जीवन की कीमत लगाना असंभव है, सरकारी मुआवजा सिर्फ एक छोटी सी सहायता है। सरकार बहुत सहायता कर रही है, बहुत सारी जन कल्याणकारी नीतियां चल रही हैं। 80 करोड़ लोगों को 5 किलो गेहूं या चावल दिया जा रहा है। सब कुछ खोल देंगे क्या अर्थव्यवस्था ठप करा कर बैठ जाए? नहीं, बिल्कुल नहीं। लेकिन मैं ये जरूर कहना चाहती हूं कि इस पूरे डिसीजन से, इस पूरे हलफनामा जो सुप्रीम कोर्ट में डाला गया, उससे 2 चीजें साफ होती हैं। सरकार की नीति और सरकार की नीयत पूरी तरह से खुलकर सामने आ जाती है, और सिंपल अरिथमेटिक है। आप तो 388 की बात कर रहे थे, हम तो कहते हैं कि चलिए 4 लाख लोगों को लगा लीजिए। 4 लाख लोगों को अगर 4 लाख रुपया दिया जाएगा, और ये सच है कि सबको इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी और वो सेग्रीगेशन
किया जाना चाहिए, वो सेग्रीगेशन हो सकता है, लेकिन 4 लाख लोगों को भी अगर हम 4 लाख रुपए देंगे तो 16,000 करोड़ रुपए होता है। ये सिंपल मैथ है। सबसे पहली बात मैं ये कहना चाहती हूँ। मैं दूसरी बात एक और कहना चाहती हूँ। मैं बार बार नीति और नियत की बात इसलिए कर रही हूँ संदीप जी, क्योंकि सरकार ने इस बार पेट्रोल और डीजल से ज्यादा टैक्स कमा लिया, बशर्ते इनकम टैक्स और कॉर्पोरेट टैक्स से। सरकार ने लोन राइट ऑफ किया 3 लाख करोड़ रुपए का बड़े कॉर्पोरेट हाउसेस का। सरकार ने कॉर्पोरेट टैक्स कम करके 1.5 लाख करोड़ रुपए का फायदा पकाया बड़े कॉर्पोरेट हाउसेस को। तो कहीं पर तो ये सवाल पूछा जाएगा ना कि जब 20,000 नहीं, आपको मुआवजा पॉलिटिक्स करने का मौका मिल जाता है। हर चीज में मुआवजा पॉलिटिक्स। जी मुआवजा दे दो, ये बड़ी आसान राजनीति कर रहे हैं आप। नहीं, मुझे नहीं लगता कि ये राजनीति का मुद्दा है। ये डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट का एक पार्ट है, और इससे बड़ा पैंडेमिक हमारे देश में, इससे बड़ा डिजास्टर कभी आया नहीं है। 388 तो आधिकारिक तौर से आंकड़ा है संदीप जी। हो सकता है सरकार इसके भी मना कर रही हो, क्योंकि नहीं, उसमें सरकार क्या करेगी? इसमें राज्य सरकारों की जिम्मेदारी है ना सुप्रिया श्रीनेट, राज्यों में। इसीलिए इस पर ऐतराज कर रही थी संजू वर्मा। उन्होंने बाकी आंकड़े बताए, हर राज्य में अंडर रिपोर्टिंग हो रही है कि नहीं। बड़ा आसान सा तरीका है अंडर रिपोर्टिंग पकड़ने का। पिछले साल या 2019 में मार्च से लेकर हम जून में बैठे हैं, कितनी मौतें हुई, क्योंकि वो सामान्य काल था, और आज कितनी मौतें हो रही हैं पता लग जाएगा। डेथ सर्टिफिकेट कितने इशू हुए। बिल्कुल, तो बड़ी आसान सी बात है कि जितना एक्सेस है वो ज्यादातर, इफ नॉट ऑल, ज्यादातर कोरोना के चलते मौत हुई है। और यहां 6-6 गुना, 8-8 गुना, 10-10 गुना मौतों का आंकड़ा बढ़ा है राज्य दर राज्य में। तो इसीलिए तो मैं कह रही हूं, कहीं इसलिए तो नहीं है क्योंकि ये मौत के आंकड़े बढ़े तो उसमें आप लोग भी तो शामिल हैं। कॉम्पनसेशन देना पड़ेगा। तो मैं तो कह रही हूं सरकार को अगर कॉम्पनसेशन देना पड़ेगा, किसके सरकार ने हलफनामे के में कहा है। मैं एक 30 सेकंड में छोटी सी बात कहना चाहती हूँ संदीप जी। जिस देश में 4 लाख लोगों की आधिकारिक तौर से मौत हुई है, चलिए अभी 4 लाख की माने जाते हैं, क्या वहां पर 20,000 करोड़ का सेंट्रल विस्तार, 84,000 करोड़ का एयरक्राफ्ट प्रधानमंत्री जी के लिए 2100 रुपए? नहीं, फिर आप भी गलत आंकड़ा दे रही हैं सुप्रिया। 20,000 करोड़ रुपए टोटल खर्च है सेंट्रल विस्टा, जो 2025 तक चलेगा। अभी 1300 करोड़, अभी 1300 करोड़ रुपए का खर्च है। तो एग्जैक्ट फिगर आप भी दीजिए। होना चाहिए। हाँ, आपको लगता है ये होना चाहिए इस समय? मैं एग्जैक्ट फिगर दे रहा हूं। यहीं पर नैतिकता की सुई उठ जाती है, यही नैतिक और अनैतिक बन जाता है। सरकार का कौन सा खर्चा नैतिक है और सरकार का कौन सा खर्चा अनैतिक है, सारी बात इस पर आकर टिक जाती है। ये मूल मुद्दे की बात है, सीधी सपाट बात यह है, क्या नैतिक है और क्या अनैतिक है। सरकार को क्या करना चाहिए और सरकार कर क्या रही है। क्या 8400 करोड़ रुपए के एयरक्राफ्ट की जरूरत है? बताइए मुझे आप ये बात। क्या 6,000 करोड़ रुपए ऐड की जरूरत है? बताइए मुझे आपके बात। सरकार की नैतिकता किसके साथ है, नीति और नियत क्या है, यही सवाल तो उठाया जा रहा है। संजू वर्मा रिस्पॉन्ड कीजिए, क्योंकि आप आरोप सरकार पर लगा रही है। संजू वर्मा। संदीप जी, आपने मुझे कहा था कि कांग्रेस की जो प्रवक्ता हैं वो बहुत भारी भरकम बिजनेस जर्नलिस्ट रह चुकी हैं। मैं आपको बार बार बताना चाहती हूँ, ये 16,000 करोड़ का नंबर गलत इसलिए है क्योंकि जब आप कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस करिए, आपका आंकड़ा गलत है, बात खत्म वहां पर। एक मिनट संदीप जी प्लीज, लेट मी फिनिश। हाँ करिए। एक तो गलत नैरेटिव आप चला रहे हैं, मेरे को जवाब आप गलत आंकड़ा बता रही हैं। शुरुआत में ही 16 लाख करोड़, कौन सा गणित बता रही हैं और उस पर अड़ी हुई है। वही तो बोल रही हूँ कि आप क्यों गलत है। अच्छा, कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस समझाइए मुझे। 15,525 करोड़ 16 लाख करोड़ कैसे होते हैं, चलिए समझाइए। जब आप एक राहत कोष से फिगर निकालते हैं, ये वर्ल्ड वाइड प्रैक्टिस है, यू एड अ मल्टीप्लायर नंबर टू इट। द मल्टीप्लायर कुड बी 10x, 20x, 30x। मैंने तो सिर्फ 10x का मल्टीप्लायर लगाया है। ओके, तो 16,000 नहीं जो मैंने बोला। नहीं, 10x नहीं लगाया आपने, फिर आपका आंकड़ा गलत है। 10x पर 15,000 करोड़ 1.5 लाख करोड़ बनते हैं। 100x में बनते हैं 16 लाख करोड़। आपने 10x नहीं लगाया, बात जारी रखिए। आप टाइम वैल्यू ऑफ मनी के बारे में कुछ आपने 10x कहा, वो 10x नहीं 100x है। आगे बात जारी करिए। टाइम वैल्यू ऑफ मनी से उसको डिवाइड करिए। तो मतलब 15,000 करोड़ दरअसल 16 लाख करोड़ हो जाता है। बेसिक अरिथमेटिक आती है, आप यहाँ पर
मेरी बात। पहली बात तो ये जो कांग्रेस के प्रवक्ता ने कहा कि हवाई जहाज खरीद रहे हैं, मकान बन रहे हैं, मुझे बताइए संदीप जी, आदित्य ठाकरे ने महाराष्ट्र में, आपको जानकर ताज्जुब होगा, 3693 करोड़, लगभग 3700 करोड़ दिए हैं अपने 43 काउंसिलर्स को अपने घरों के रेनोवेशन के लिए। 3700 करोड़ में 4.5 करोड़ लोगों को वैक्सीन लग सकती है मुफ्त में। फिर मैं आती हूँ बात छत्तीसगढ़ की। छत्तीसगढ़ में 297 करोड़ खर्चे किए गए हैं एमएलए हॉस्टल पर। 297 करोड़ में 33 लाख लोगों को छत्तीसगढ़ में मुफ्त में वैक्सीन लग सकती है। फिर बात आती है राजस्थान पर। राजस्थान में तो मतलब हर जगह गलती हो रही है, आपका आंकड़ा ये कह रहा है। एक मिनट, अभी शुक्रिया नहीं, सिर्फ संजू को स्क्रीन पर रखिए। बंगलों के रेनोवेशन पर 266 करोड़ में 30 लाख लोगों को राजस्थान में मुफ्त में वैक्सीन लग सकती है। तो मतलब आप आरोप लगा रही हैं, कांग्रेस आप पर आरोप लगा रहा है पैसे का बेजा इस्तेमाल हो रहा है। मोटी स्टोरी ये है, क्योंकि मैं डाइवर्ट नहीं होने दूंगा डिबेट को। प्रोफेसर अरुण कुमार को लेकर आइए स्क्रीन पर। प्रोफेसर अरुण कुमार, मैं आपका परसों लेख पढ़ रहा था, उसमें आप साफ शब्दों में कहते हैं कि देखिए, इस कोरोना काल, इस आपातकाल, आफत काल में, इस संक्रमण काल का सबसे ज्यादा खामियाजा गरीब भुगत रहा है। गरीबों पर इसका सबसे ज्यादा असर पड़ा है। और ये 3,88,135 लोगों का जो आंकड़ा है, इसमें गरीब भी हैं, अमीरों की भी मौत हुई है। तो गरीब, आम आदमी में मैं अलग अलग डिस्टिंक्शन कर रहा हूं। अमीरों को ना दीजिए, साधन संपन्न को ना दीजिए, गरीब जिसकी रोजी रोटी भी छिन गई है, 23 करोड़ लोग गरीबी रेखा के नीचे आ गए, उनको क्या राहत की दरकार नहीं है? आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि राहत की दरकार है। और मैं अगर दिल्ली का जो सोशियो इकोनॉमिक सर्वे जो अभी लेटेस्ट आया है, उसके हिसाब से चलूं तो जो परिवार 50,000 रुपए प्रति माह से कम खर्च करते हैं, उनकी संख्या 98.5% है। यानी कि सिर्फ 1.5% लोग हैं जो अमीर हैं। तो जो मौतें हुई हैं उसमें भी मान के चल सकते हैं कि 90% से ज़्यादा जो लोग हैं वो गरीब ही लोग हैं। और जो आपने बताया कि 16,000 करोड़ रुपए के आसपास का खर्चा आएगा बजट से, तो वो बजट का आधा प्रतिशत है सिर्फ। तो सवाल उठता है हमारी प्रायोरिटी क्या है? नहीं, पर पैसा नहीं है ना सरकार के पास, आप मुझसे बेहतर जानते हैं। नहीं, यही मैं आ रहा हूँ कि प्रायोरिटी पे निर्भर करता है कि पैसा है या नहीं है। अगर आपको इस पे प्रायोरिटी लगती है तो आप पैसा निकालेंगे, क्योंकि आपका 35 लाख करोड़ रुपए में से आपको सिर्फ 16,000 करोड़ रुपए निकालना है। अगर ये मान भी लिया जाए कि इससे 5 गुना ज्यादा डेथ हुई है, तो 80,000 करोड़ रुपए आपको निकालना पड़ेगा। लेकिन अभी क्योंकि जो रजिस्टर्ड ही नहीं हुई है, जो बाकी डेथ है कोविड डेथ, तो वहां पे तो आप पे नहीं करेंगे। तो ये अगर 80,000 करोड़ रुपए भी लेके चलें, तो ये ऐसा नहीं कि ये बहुत बड़ी रकम है जो नहीं निकाली जा सकती बजट से। नहीं, सरकार रकम तो निकालती है ना। 19,000 करोड़, 2,000 रुपए किसानों को, 9.5 करोड़ किसानों को सम्मान निधि के तौर पर दिया। जी हाँ। नहीं, तो मेरा ये कहना है कि अगर आप गेहूं और चावल का इंतजाम कर रही है सरकार, अब फ्री वैक्सीनेशन भी है। चलिए, उसमें बीच में इधर उधर हुआ, पर अब फ्री वैक्सीनेशन भी हो रही है। नहीं, तो सरकार की भी तो एक लिमिट होती है ना। नहीं, प्रोफेसर अरुण कुमार, लिमिट ये है कि अगर आपकी प्रायोरिटी है तो आप उसको चाहे और कुछ कम कर दें, इसमें जरूर खर्च करेंगे। तो ये प्रायोरिटी पे निर्भर करता है कि हमारी प्रायोरिटी क्या है आज। और मेरा मानना है कि ये जो पैंडेमिक है, ये वंस इन अ लाइफ टाइम है, और इसमें प्रायोरिटी हमें बदलनी पड़ेगी अपनी। हमें बजट की प्रायोरिटी बदल के इसको सबसे ज्यादा प्रायोरिटी देनी पड़ेगी। और हम रिसोर्सेज रेज कर सकते हैं, जैसे कि स्टॉक मार्केट में बहुत पैसा इस समय बनाया जा रहा है, तो असमानता बेतहाशा बढ़ रही है। वहां पे जो कैपिटल गेन्स हैं, उसमें से अगर आप 1% भी ले लें तो ये पैसा निकल आएगा, क्योंकि वहां पे तो खरबपति लोग बन गए हैं, लोगों ने खरबों करोड़ रुपया कमा लिया है। तो 16,000 निफ्टी है, 60,000 सेंसेक्स की बातें हो रही है। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि अगर आप मतलब पैसा निकालना चाहें तो ये हमारी इकोनॉमी में इतना पैसा है कि वो हम दे सकते हैं। क्योंकि अगर आप 80,000 करोड़ रुपए भी लेके चलें तो वो जीडीपी का आधा प्रतिशत भी नहीं है। जीडीपी का आधा प्रतिशत तो हम निकाल ही सकते हैं इस समय जो सेंसेक्स वगैरह में बढ़त है। नहीं, यहाँ पर दिक्कत ये है कि ये सिर्फ कोरोना से हुई मौतों की बात नहीं है। इस काल में नौकरियां गई हैं, तनख्वाहें कटी हैं, घटी हैं। जी हाँ, 23 करोड़ लोग गरीबी रेखा से नीचे भी गए हैं। जी हाँ, तो हमारे बजट से हम और दे सकते हैं, इसमें ऐसा नहीं है। और अगर फिस्कल डेफिसिट आप देखें तो ज्यादा से ज्यादा 1-1.5% ही बढ़ेगा।
जबकि बाकी और देशों ने तो 10-10% अपना फिस्कल डेफिसिट बढ़ा दिया। नहीं, हमारा भी 10 के करीब आ गया है ना, अब तो 10 के करीब आया है, पर उन्होंने 10% से बढ़ा दिया है अपना फिस्कल डेफिसिट। हमने तो अभी मतलब फिस्कल डेफिसिट 3-4% ही बढ़ाया है। अमेरिका ने तो उसको 10-12% से बढ़ा दिया है फिस्कल डेफिसिट। मैं ये नहीं कह रहा कि अमेरिका की तरह 10-12% बढ़ा दें, पर इसके लिए अगर हमें 1% अतिरिक्त फिस्कल डेफिसिट भी बढ़ाना पड़े तो हम कर सकते हैं उसको, और उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। और अगर चाहें तो हम और रिसोर्सेज रेज कर सकते हैं। जो अमीर लोग हैं, जिन्होंने बहुत अच्छा पैसा कमाया है, जो टॉप 1% में हैं, जिन्होंने स्टॉक मार्केट में पैसा बहुत कमाया है इस समय, तो इसलिए हम पैसा रेज कर सकते हैं। ये प्रायोरिटी पर निर्भर करता है, हमारी प्रायोरिटी क्या है, हम कहां से पैसा उठाएं और कहां खर्च करें। तो प्रायोरिटीज को रीऑर्डर करना बहुत जरूरी है इस समय। जो बजट बना था, नहीं, हमारे पास आधार है, हमारे पास आइडेंटिफिकेशन सिस्टम्स हैं, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर भी हो रहा है किसानों के खाते में। सरकार कह रही है इस बार रिकॉर्ड खरीदी की हमने गेहूं की, 382 लाख मीट्रिक टन की खरीदी हुई, सीधा खाते में आ गए। तो अगर आपके पास लोगों की आइडेंटिटी है, वो डेटा बैंक है, तो ये कितनी मुश्किल एक्सरसाइज है ये पता करना कि बीपीएल, जो बात अभी गौरव भी कह रहे थे, जो सुप्रीम कोर्ट में चर्चा में भी आई, कि जो बिलो पॉवर्टी लाइन लोग हैं उनको कम से कम दिया जाए, ये आइडेंटिफिकेशन क्या नहीं की जा सकती? जी हाँ, की भी जा सकती है, पर मेरा मानना है कि जो 98.5% लोग हैं जो 50,000 रुपए से कम दिल्ली जैसे शहर में रहते हैं, तो अगर 98.5% लोगों को देना है, और खासकर जो उसमें वेल ऑफ है उनका तो डेफिनेटली आधार कार्ड है। जो गरीब होता है उसका आधार कार्ड शायद नहीं होगा, उसका शायद जनधन अकाउंट ना हो, पर जो मतलब दिया जा सकता है 98% जो है उसमें से कम 70-80% को तो दिया ही जा सकता है इस जरिए से, जैसे आप कह रहे हैं। बाकी को आइडेंटिफाई करना होगा। हाँ घनश्याम तिवारी, पर ये क्या टाइट रोप वॉक नहीं है? सीमित संसाधन है, और क्योंकि ये आपातकाल है, डिमांड्स बहुत ज्यादा हैं, तो सरकार को तो एक टाइट रोप वॉक करना पड़ रहा है ना। वी हैव टू, और शुडंट वी अप्रिशिएट दैट? बहुत अच्छे अर्थशास्त्री हैं या सिंह जी, इन सभी लोगों से अर्थशास्त्र, पब्लिक वेलफेयर का ज्ञान मिलेगा मुझे इस चर्चा में। लेकिन जब मैं संजू वर्मा जी गणित नहीं उलझ गया हूँ, इतने एमबीएस करने के बाद भी मैं टाइम वैल्यू ऑफ मनी, मल्टीप्लायर इफेक्ट और किस तरीके से 16,000 निजी बातें नहीं, निजी बातों से डिरेल होती है डिस्कशन, मुद्दे पर आइए। नहीं, मुद्दा यह है कि सरकार जब नीतियां ऐसी लगाती है उसके बाद उसके प्रवक्ता उस नीतियों को डिफेंड करते हैं और मूल बात पे नहीं आते हैं। वो ये जमीन पॉवर्टी एक्शन लैब है जो प्रोफेसर अभिजीत बनर्जी ने बनाई है, उसकी स्टडी है, 6 देशों की स्टडी है जो कि अल्ट्रा पुअर पे स्टडी करती है, जो बताती है कि अगर सरकार नीतिगत प्रयास करे तो किसी भी आपदा में जो लोग बेहद गरीब हुए हैं उनकी नीतिगत प्रयासों से मदद की जा सकती है। अगर सरकार ने यह तय किया होता कि इस आपदा में जिन लोगों की मृत्यु हुई है या जिनके आंकड़े भी उपलब्ध नहीं है, वैसे भी लोग, उनमें से कौन से लोग हैं जो बेहद गरीब हैं, जो वाकई इस समय बेसहारापन के कगार पे पहुंच गए हैं, उनकी मदद करनी है। तो अनेक प्रयास हैं जिससे उनकी मदद की जा सकती है। इन प्रयासों पर अर्थशास्त्र में भरपूर अध्ययन है, सिस्टमैटिक तरीके हैं जिस तरीके से मदद की जा सकती है, जो शॉर्ट टर्म मदद हो सकती है और लॉन्ग टर्म मदद हो सकती है, ताकि ये लोग गरीबी के दलदल में फंसे न रह जाएं। लेकिन सरकार की ऐसा कोई प्रयास नहीं है। इसके अलग अलग मैंने आयाम देखे हैं। हमने प्रयास किया एक ऐसा कि जिन बच्चों ने अपने माता या पिता को पिछले साल या इस साल खोया है, उनके लिए स्कूल फीस असिस्टेंस या शिक्षा के लिए असिस्टेंस करें। इस तरह के अनेक प्रयास सिविल सोसाइटी भी कर रही है। लेकिन मुझे लगता है कि जब से ये महामारी हुई है तब से, चाहे वो मजदूरों को मदद करने की जरूरत हो या बेसहारा परिवारों को मदद करने की जरूरत हो, आप ये मानते हैं सबको नहीं, कम से कम जो गरीब लोग हैं, बीपीएल से नीचे के आंकड़े सरकार के पास हैं, उन परिवारों में जो मौतें हुई हैं उन्हें ये मुआवजा मिलना चाहिए? मैं मानता हूं कि सरकार की का एक प्रायोरिटी होना चाहिए। नीति जो प्रोफेसर अरुण कुमार भी कह रहे, सरकार की प्रायोरिटी कहाँ है? अगर सरकार की प्रायोरिटी मदद करने की नहीं है, इस पूरे पैंडेमिक में सरकार ने मदद करने को प्रायोरिटाइज नहीं किया है, कोई संवेदनशीलता नहीं दिखाई। अगर प्रायोरिटी नहीं है तो सरकार इसी तरह की उलझुल दलीलें देगी और उसके प्रवक्ता इसी तरह की उलझुल गणित समझाते रहेंगे। गौरव, एक चीज और बताइए, क्या ये बात भी सुप्रीम कोर्ट के सामने आई कि दरअसल सरकार ने पिछले साल 14 मार्च को गृह मंत्रालय ने एक नोटिफिकेशन जारी किया था, 100 लोग संक्रमित हुए थे, 2 की मौत हुई थी, कि मुआवजा दिया जाएगा, और बाद में ये नोटिफिकेशन विड्रॉ कर ली गई। इसमें जो नई नोटिफिकेशन जारी हुई, मॉनेटरी असिस्टेंस फॉर द डिसीज्ड, यानी कि जिसकी मौत हो गई उसे पैसे की सहायता की बात हटा दी गई। क्या यह भी चर्चा में आया?
देखिए, ये चीज सरकार ने अपने एफिडेविट में नहीं दी है, और क्योंकि हमारे पास भी आरटीआई लगाने का समय नहीं था, क्योंकि समय बहुत कम है, तो हम भी इस बात को नहीं बता सकते। ये सरकार ही क्लियर कर सकती है कि क्या ऐसा करा गया था, क्योंकि अगर जो हमें जितनी मेरी सूचना है कि 14 मार्च को 2 नोटिफिकेशन दिया गया, तो अब ये चीज सरकार ने अपने एफिडेविट में नहीं कहा है, और हम आपको मतलब हमारा जो पूरा का पूरा एक प्रयास है, हमारी प्रयास है कि उन लोगों के लिए बात करना जिनके लिए आज के समय में कोई खड़ा नहीं हो रहा है। तो डेफिनेटली ये चीज सरकार को अगर ऐसा है तो सरकार को एफिडेविट में लिखना चाहिए था, मगर ये दोनों के दोनों जो नोटिफिकेशन है 4 लाख वाला और 4 लाख के बाद जो मॉडिफाइड करा, तो 4 लाख वाला नोटिफिकेशन सरकार के एफिडेविट में नहीं है। ठीक है डॉक्टर सुनील सिंह, इसमें रास्ता निकालना चाहिए क्या? यह मामला बहुत संवेदनशील है, इसकी गंभीरता मैं समझता हूं। सरकार के पास पैसे की कमी है, लेकिन बहुत से लोगों के जान भी चली गई, उनके प्यारों की, और उनका जहान भी उजड़ गया है। तो इन दोनों का बैलेंस बनाना होगा। निश्चित ही रास्ता निकालना चाहिए, और अपने जैसे कि अरुण कुमार जी सर ने कहा कि अपने खर्चे को प्रायोरिटाइज करिए, और इनकम के लिए जैसे कि स्टॉक मार्केट में कैपिटल गेन में एडिशनल शुल्क लगा के आप उसको मेकअप कर सकते हैं, लेकिन ये खर्च, ये एक्सग्रेशिया महत्वपूर्ण है और ये देना है। खाली मैं आपसे वहां अग्री नहीं करता कि आप कह रहे हैं केवल बीपीएल को दिया जाए। देखिए, बीपीएल का सवाल नहीं है, जो हाथ फैलाया वही भिखारी है। मैं बिहार का बता दूं, महत्वपूर्ण चिकित्सक अपने इलाज में 1 करोड़ खर्च किए, लेकिन वो नहीं रहे अब, तो उतने में तो वो भी गरीब हो गए, तो ये तो बीपीएल नहीं हुए। लेकिन जो कोई एक्सग्रेशिया की को आप प्रावधान होना चाहिए, जो कोई अप्लाई करे उनको देना चाहिए। आपदा पीड़ित का राजकीय कोष पर पहला अधिकार है, चाहे कानून चाहे शॉर्ट कमेंट चाहूंगा। जो हमारा 35 लाख करोड़ का हमारा खर्च है, हमें पता है कहां से कितनी आमदनी आनी है, तो रीजिग करने की भी जरूरत है क्या? या विपक्ष है आपके लिए बड़ा आसान है ये वाली पॉलिटिक्स करना, जी ये दे दो, ये दे दो, ये दे दो? सरकार की भी तो अपनी सीमाएं हैं। नहीं, मैं पूरी जिम्मेदारी से बोलूंगी, क्योंकि अर्थव्यवस्था की थोड़ी बहुत समझ है। चिदम्बरम जी ने ये बात कही है, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने ये बात कही है, दिस इज नॉट द टाइम टू ऑब्सेस ओवर फिस्कल डेफिसिट। इस समय आप अपने फिस्कल डेफिसिट को बढ़ने दीजिए, ये वंस इन अ लाइफ टाइम आपदा है, और आप मनी प्रिंट करिए, आपको खर्चा करना पड़ेगा, और उसमें अगर ये सहायता देनी पड़े तो सरकार का नैतिक धर्म भी है और सही भी होगा एक परिवार को बचाने के लिए, अगर आप 4 लाख रुपए दे पाए। मनी प्रिंटिंग इज द ओनली ऑप्शन बिफोर अस, और वो हमें यूज करना चाहिए। तो यहां पर देखिए, ये मुश्किल वक्त है जिसमें आप, हम सब और हमारी सरकार जी रही है, और सब एवरीबडी स्ट्रेच्ड टू द सीम्स। तो कहीं ना कहीं रास्ता निकालना पड़ेगा, और जिसका ढाढ़स और जिसका जहान फिर से बनाने में मदद करने की जरूरत है, उस मदद के बारे में भी सरकार को सोचना चाहिए, क्योंकि हम ये नहीं भूल सकते, वी आर अ वेलफेयर स्टेट। नमस्कार। खास जड़ी बूटियों से बना पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण आज ही ले आएं। पेट सफा पहली रात से ही असर दिखाता है और इसकी आदत भी नहीं पड़ती। पेट सफा, हर रोग दफा।